हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूं, हिस्ट्री में मध्यकाल पढ़ा रहा हूं। आज से हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पर। धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश के भी सारे चैप्टर को कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री को कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को, फिर हम गठन पर चर्चा करेंगे, फिर उसकी भूवैज्ञानिक संरचना पर को जानेंगे, भौगोलिक विभाजन, कृषि, सिंचाई, परिवहन, अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से, और आपको पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी जैसे कि इतिहास पर दी जा रही है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो डले और उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का परीक्षा की दृष्टि से हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज है। मध्य प्रदेश से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। एमपीपीएससी के मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम की और भी कोई एग्ज़ाम हो, सब में ये जानकारी आती ही है और पूछा जाता है। तो उस दृष्टि से हम इसे डिटेल से अच्छे से कवर करेंगे। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में। सबसे पहले सामान्य परिचय में हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही देखेंगे, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से कार्यालय हैं, कौन कौन से राजकीय चिन्ह क्या क्या हैं, पक्षी, उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, पुष्प, फल। तो इन्हीं सब हम बातों पर चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक चैप्टर पर आगे बढ़ते हुए इसकी मैं जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। भौगोलिक स्थिति, अगर किसी भी क्षेत्र के समय और स्थिति का निर्धारण करना है तो उसके हम अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से देखते ही से ही हम समझते हैं कि इसकी क्या स्थिति है इस क्षेत्र की। जैसे अगर हम किसी भारत की भी स्थिति जानना है, विश्व में क्या स्थिति है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से ही हम समझते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, किसी भी महाद्वीप, अंटार्कटिका, आर्कटिका है, तो उसकी हम जो स्थिति और समय का निर्धारण करेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से ही करेंगे। तो पहले मैं आपको मैप बना देता हूं, मैप से फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये लगभग हमारा मध्य प्रदेश है। हमारी राजधानी भोपाल है। अगर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति अगर हम इसकी देखेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरी दृष्टि पर बात करेंगे जो 74 डिग्री 9 मिनट देशांतरी दृष्टि, 82 डिग्री 48 मिनट देशांतरीय दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारा जो मध्य प्रदेश या भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा मध्य प्रदेश है। इसके हम उत्तरतम जिला की बात करें तो उत्तरतम जो जिला है वो मुरैना है। अगर हम पूर्व के जिले की बात करें, सिंगरौली हमारा जिला है। पश्चिम के जिले की बात करें तो अलीराजपुर है। और दक्षिणतम जिले की बात करें तो बुरहानपुर है। इसका क्षेत्रफल हम जानेंगे, इसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। 30, 82, 52, मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है तो देश के कुल भाग का मध्य प्रदेश में कितना है, तो देश का कुल भाग
का 9.38% मध्य प्रदेश है। क्षेत्र के हिसाब से तो 9.38% मध्य प्रदेश है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। इसके पहले छत्तीसगढ़ जब हमारे पास था तो सबसे बड़ा राज्य यही हुआ करता था 1 नवंबर 2000 के पहले। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम जानेंगे लगभग 2 बराबर भागों में ये इसको विभाजित करती है। 14 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हम जानेंगे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, ये है, और राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये हमारे कर्क रेखा से संबंधित 14 जिले हैं। देशांतरी दृष्टि से देखें तो 82.5 डिग्री यहाँ से सिंगरौली में मध्याह्न रेखा गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से माना गया है। तो सिंगरौली में ही 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा जो है विभाजित करती है। ये इसकी सामान्य जानकारी थी, थोड़ा थोड़ा हमने मोटा मोटा देखा। आगे हम और भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा। और अगर हम देखें पूर्व और पश्चिम में लगभग आधे घंटे का अंतर है। तो पूर्व से जब सूरज निकलता है तो लगभग आधे घंटे बाद पश्चिम में आता है। तो पूर्व से पश्चिम में आधे घंटे का अंतर है। ठीक है, ये हमारी सामान्य जानकारी हुई। अब थोड़ा से मध्य प्रदेश में हम दूसरी जगह बात करते हैं। ये फैक्ट हमें याद होना चाहिए, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनते हैं। प्री में और वनडे भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब मध्य प्रदेश के नामकरण पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का किसने नाम रखा और इसके और क्या क्या उपनाम हैं। तो हम जानेंगे मध्य प्रदेश के उपनामों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का जो नामकरण है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया है। नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इसके और भी कई नाम हैं। मध्य प्रदेश भारत के बीच मध्य में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। जैसे अगर हम शरीर की संरचना में देखेंगे तो हमारा हृदय बीच में आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भारत की भौगोलिक संरचना से अगर देखेंगे हम तो मध्य प्रदेश जो है बीच में आता है। तो इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो सोयाबीन है, जो कि मालवा अंचल की प्रमुख फसल है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही आता है। तो प्रमुख जो फसल है सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। तो इसे सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश। मध्य प्रदेश में
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं। प्रमुख नदियों की बात करें हम तो नर्मदा, ताप्ती, सोन है, चंबल है, जोहिला है, और भी छोटी छोटी कई नदियाँ हैं जिनका उद्गम होता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी बातों पर, तो ये आपको समझ में आए होंगे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। मध्य प्रदेश में हर नगर कुछ ना कुछ विशेष के लिए जाना जाता है और उसको राजधानी बोलते हैं। जो भी क्षेत्र की विशेष पैदावार होती है या किसी विशेष क्षेत्र के लिए या विशेष संरचना के लिए जाना जाता है तो उसको राजधानी का हम दर्जा देते हैं। जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे एमपीपीएससी है और भी कई क्षेत्रों में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी आईआईएम है, तो इसको हम शैक्षणिक राजधानी कहते हैं। खेल की राजधानी बात करें हम तो होलकर स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, तो खेल राजधानी भी हम कह सकते हैं। आर्थिक राजधानी भी हमारी यही है। व्यावसायिक राजधानी है अगर हम कहें तो प्रमुख उद्योग हैं, इसलिए हम इस प्रकार से, जैसे सिंगरौली है तो सिंगरौली में अच्छा खासा कोयला पाया जाता है, बालाघाट में मैग्नीज मिलता है तो उसे मैग्नीज राजधानी कहते हैं। तो कुल मिला के जो हम किसी भी नगर को उसकी जो राजधानी के जो प्राप्त नगर दर्जा देते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें विशेष पाया जाता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। राजधानी दर्जा प्राप्त नगर, अगर हम इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसे खेल राजधानी भी कहते हैं, इसे शैक्षणिक राजधानी भी कहते हैं, इसे व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि ये इन सब में अग्रणी है। सिंगरौली की बात करेंगे हम तो सिंगरौली में कोयला पाया जाता है तो इसलिए हम इसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं, इसे हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं। बालाघाट सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है, मलाजखंड सबसे बड़ी खदान है, तो बालाघाट को हम मैंगनीज राजधानी के नाम से जानते हैं। पन्ना, हीरा हमारा प्रमुख क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा हीरा हमारे वहीं से निकलते हैं, तो पन्ना जो हमारा ज़िला है हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम मैहर की बात करेंगे, इसे संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये जो कि हमारा ज़िला प्रस्तावित है और सतना ज़िले में आता है मैहर। तो मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खां सितार वादक थे, ये तो प्रमुख थे, तो मैहर राजघराने में वो सितार वादक थे, इसलिए वो उसको संगीत राजधानी कहते हैं। पचमढ़ी ग्रीष्मकाल राजधानी कहते हैं, हम इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। जबलपुर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो जबलपुर है, हाई कोर्ट जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में, खंडपीठ जो है ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में प्रस्तावित है। तो जबलपुर को हम जो है न्यायिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि नाम से और काम से ही पता चलता है। इसे संस्कार धानी भी कहते हैं, तो इसे संस्कार राजधानी भी कहते हैं, संस्कार धानी भी कहते हैं इसे। तो ये इसके जो प्रमुख राजधानी दर्जा प्राप्त नगर हैं, जिसे हमने मोटा मोटा इनको जाना। कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए अगर हम सामान्य परिचय में देखें तो। अब हम चर्चा करेंगे राजकीय चिन्ह। प्रमुख राजकीय चिन्ह क्या क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय मत्स्य क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय मछली क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो मैं लगभग थोड़ा थोड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बुक में भी दिख जाएगा। बाहरी ओर 24 स्तूप हैं, पूरा गोला नहीं है, उसको आप माइंड मत करिए, लगभग ये 24 स्तूप हैं।
ये 24 स्तूप हैं। ये 24 स्तूप हैं। यहाँ मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, हमेशा सत्य की जय होती है। मध्य प्रदेश शासन लिखा है। यहाँ गेहूं और धान की बालियां हैं। ये गेहूं एवं धान की बालियां प्रमुख फसल हैं जो कि बताती हैं। यहाँ बरगद जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है, और यहाँ अशोक चिन्ह महान सम्राट अशोक से लिया गया है। ये चिन्ह, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। 24 स्तूप है जो कि बताता है कि मध्य प्रदेश 24 घंटे विकास की प्रगति की ओर अग्रसर है, तो ये हमें बताता है। अब कुछ हम राजकीय मछली, राजकीय पुष्प, इस पर चर्चा करेंगे और उसका वैज्ञानिक नाम जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो हमारा है बरगद है। और अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम को देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनगैलेंसिस। फाइकस बेनगैलेंसिस ये पूछा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी शाहबुलबुल, शाहबुलबुल या दूधराज इसे हम कह सकते हैं हिंदी में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रहा हूँ। इस पर हम आगे डिटेल पर भी चर्चा करेंगे और भी सब्जेक्ट पे। पक्षी, पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कौन सी प्रजाति का है? ये ब्रेडरी प्रजाति का है। ब्रेडरी कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, मंडला का जो है क्षेत्र। बारहसिंगा, वैज्ञानिक नाम इसका है रूसरवस डुबाउसेली। रूसरवस डुबाउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। पुष्प की बात हम करेंगे तो लिली राजकीय पुष्प है। वैज्ञानिक नाम इसका है लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम राजकीय हमारा पुष्प है, ये वैज्ञानिक नाम है। फल की बात करेंगे, आम है, वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये जो राजकीय फल है वही हमारा राष्ट्रीय फल भी है, मैंगीफेरा इंडिका। अगर हम खेल की बात करेंगे तो मलखंभ हमारा राजकीय खेल है। इसकी अकादमी उज्जैन में है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसको 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल का दर्जा मिला। इससे संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है, खेल से संबंधित, मलखंभ से संबंधित, प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। वृक्ष की चर्चा हो गई, पक्षी, पशु, पुष्प, फल, खेल। नृत्य पर चर्चा करते हैं। राज्य की जो नृत्य है वो राई है। राई जो है बुंदेलखंड, जो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, यहाँ का ये प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का, जो कि हमारा राजकीय नृत्य है राई। बेड़नी और विदूषक इसके प्रमुख पात्र हैं। बेड़नी और विदूषक। बेड़नी जो कि नारी होती है, विदूषक जो कि पुरुष होता है, पुरुष और नारी होती है। कोई भी इच्छा पूर्ति, मनौती या बच्चा जन्म लेने पर, शिशु के जन्म पर, कोई भी शुभ काम पर इसे करवाया जाता है। तो मनौती या इच्छा पूर्ति या शुभ काम पर इसका आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड अंचल का है, प्रमुख नृत्य है, ये राजकीय नृत्य है। नाट्य,
जो नाट है हमारा माछ है, मालवा अंचल का है। मालवा मतलब उज्जैन, इंदौर, जो कि देवास, ये प्रमुख क्षेत्र हैं मालवा के नाट्य। तो मालवा जो है नाच है, ये हमारा राजकीय नृत्य है, माछ है। और ढोलक और सारंगी, ढोलक और सारंगी इसके प्रमुख है। ढोलक और सारंगी जो लंबी रहती है ढोलक जैसी, तो ये इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। और राज्य की हम मछली पर चर्चा करेंगे। तो हमारी जो राजकीय मछली है वो है महासिर, महासिर ये राजकीय मछली है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका टोरटोर, वैज्ञानिक नाम है। 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा मिला, राजकीय मत्स्य का। तो ये प्रमुख बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे राज्य की खेल जो है मलखम्ब है, वो उज्जैन में अकादमी है। 10 अप्रैल 2013 को इसको दर्जा मिला है। पुरस्कार जो दिया जाता है प्रभाष जोशी दिया जाता है। टोरटोर मछली को 2011 में दर्जा मिला है। तो ये प्रमुख बातें हैं, हमें पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख बिंदुओं पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु पर चर्चा करेंगे। केंद्र बिंदु क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का मध्य का क्षेत्र, वो हमारा केंद्र बिंदु रहता है। तो जैसे एक पूरी पृथ्वी है, अगर हम उसे विश्व कहते हैं, तो पूरी पृथ्वी है, उसका कोई एक मध्य क्षेत्र होगा। हमारे मध्य प्रदेश का भी एक कोई मध्य क्षेत्र होगा, हमारे भारत का भी कोई एक मध्य क्षेत्र होगा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो मंगलनाथ उज्जैन है। जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन जो है मंदिरों की नगरी है, उसी में से एक क्षेत्र है मंगलनाथ, वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत मतलब हमारे अफगानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका, अगर हम पश्चिम में देखें अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में श्रीलंका, और पूर्व में हमारा जो बांग्लादेश और म्यांमार तक, ये हमारा अखंड भारत है, जो कि हमारा भविष्य में आएगा। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा बरसाली, बैतूल, बैतूल में एक क्षेत्र है बरसाली, वो हमारा अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु जो है वो है ढीमरखेड़ा कटनी, ढीमरखेड़ा कटनी, कटनी में एक क्षेत्र है ढीमरखेड़ा, वो कटनी भारत का केंद्र बिंदु है। तो सीधी सी बात है, तो मध्य प्रदेश का भी जो केंद्र बिंदु होगा वो है सागर, सागर जो जिला है वो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हमें पता होना चाहिए। केंद्र बिंदु के बाद हम प्रमुख दिवस पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख दिवस, किस किस तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 25 जनवरी, 25 जनवरी को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 11 मई को हम मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला दिवस ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस घोषित किया गया है। मलाला जो इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई, ये समाज सेवी हैं
12 जुलाई इस दिन इसलिए मनाया जाता संयुक्त राष्ट्र ने कि बच्चों और महिलाओं के अधिकार के लिए। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई को, समाज सेवी महिला हैं। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इनका जन्म हुआ था। अभी इनको यूरोप की नागरिकता मिली हुई है, वहीं है। आतंकियों ने इनके सिर में गोली मार दी थी। ये शिक्षा के लिए लड़ रही थी और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है 2014 को। तो 2014 को नोबेल इनको मिला हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 12 जुलाई को हम मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर को हम लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर को हम लोक सेवा दिवस, PSC जो हम कर रहे हैं ना तैयारी, वही है लोक सेवा। तो लोक सेवा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं 25 सितंबर को। 5 अक्टूबर को हम बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाते हैं, बेटी बचाओ दिवस। 5 अक्टूबर बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 नवंबर शहरी निकाय दिवस के रूप में मनाते हैं, शहरी निकाय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 25 दिसंबर, इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये जन्मदिन है। तो 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन मतलब अच्छे शासन के दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख दिवस हैं, हमें पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी है। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालय। जो प्रमुख कार्यालय हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रमुख भवनों को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालय। प्रमुख कार्यालय पर हम जो चर्चा करेंगे तो जानेंगे राज्यपाल, जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल भवन को हम किस नाम से जानते हैं, तो राजभवन के नाम से जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आवास को हम किस नाम से जानते हैं, तो मुख्यमंत्री जो आवास है उसको हम श्यामला हिल्स के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ी है, वहीं बना हुआ है। पुराना विधानसभा जो हमारा था, अभी नया विधानसभा अलग है जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। तो पुराना विधानसभा को हम किस नाम से जानते हैं, मिंटो हॉल के नाम से। मिंटो हॉल के नाम से पुराना विधानसभा के नाम से जानते हैं। नई विधानसभा जो बनी है उसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी भवन के नाम से हम जानते हैं। सचिवालय जो हमारा है, जहाँ सचिव बैठते हैं, सीनियर IAS होते हैं, जो प्रमुख विभागों के प्रमुख सीनियर IAS होते हैं, सचिवालय, उसको हम वल्लभ भवन के नाम से जानते हैं। सचिवालय को जो है वल्लभ भवन के नाम से जानते हैं। संचालनालय, संचालनालय को हम सतपुड़ा भवन के नाम से जानते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का भवन जो है ना, जो जिससे हमें बिजली मिलती है, वो कार्यालय है, भोपाल में राजधानी में होता है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल भवन को हम शक्ति भवन के नाम से जानते हैं। योजना आयोग कार्यालय, जो कि पूर्व का नीति आयोग है, जहां योजनाओं का संचालन होता है पूरे मध्य प्रदेश में। तो योजना आयोग जो वर्तमान का नीति आयोग है, योजना आयोग के कार्यालय को हम विंध्याचल भवन के नाम से जानते हैं, विंध्याचल भवन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको हम पता ही होगा कि हमारे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। तो केंद्र सरकार वहीं बैठती है। तो सभी राज्यों के कार्यालय जो हैं दिल्ली में है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश का भी कार्यालय है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश का कार्यालय
उसे हम मध्यांचल भवन के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम ही इंगित करता है कि ये मध्य में है, तो इसे मध्यांचल भवन के नाम से हम जानते हैं। ये प्रमुख बातें हैं, हमें पता होना चाहिए, तो हमने इन पर चर्चा की। हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, उसके क्षेत्रफल, उसके भाग कितना आता है मध्य प्रदेश में, प्रमुख कार्यालय, प्रमुख दिवस, मध्य प्रदेश की प्रमुख केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में हमने जाना और इस पर चर्चा की। इन्हीं सब बातों को डिटेल में हम और समझेंगे जब हर एक चैप्टर जब बारी बारी से आएगा, तब हम पूरे इस पर बात करेंगे। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले हैं, उन राज्यों के सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले हैं, और अपने सीमावर्ती कौन कौन से ज़िले हैं जो किन राज्यों को छूते हैं, टच करते हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। अंतर्वर्ती ज़िले हम उन्हें कहते हैं जो ना किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, वो अंदर के ज़िले हैं, उसे अंतर्वर्ती हम ज़िले कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस दृष्टि से हमें ये जानना जरूरी है, इसलिए हम जानेंगे और मैप के माध्यम से हम समझेंगे। पूरे हम 52 जिलों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमें आपको पता ही होगा संभाग 10 हैं और ज़िले हमारे 52 हैं। गठन पर चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आपको एक एक करके कि कैसे कौन कौन से ज़िले का निर्माण हुआ। तो अभी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 52 जिले कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं और उन राज्यों के ज़िले चर्चा करते हैं। ये लगभग हमारा मध्य प्रदेश है, हम इसे जानते हैं। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश हमारे कितने राज्यों को टच करता है, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्यों के जो ज़िले हैं। पहले हम अपने 52 जिलों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा ये जो ज़िला है वो श्योपुर है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये श्योपुर है, ये हमारा उत्तरतम ज़िला मुरैना है, ये भिंड है, दतिया है, ये ग्वालियर है, ये शिवपुरी है, ये गुना है, ये अशोकनगर है, नीमच है, मंदसौर है, आगरमालवा है, राजगढ़ है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, शाहजहाँपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर दक्षिणतम जिला, हरदा, होशंगाबाद, ये बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला,
हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, रायसेन, ईस्ट सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये छत्तीसगढ़ में आता है, उत्तर प्रदेश में टच नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 52 जिले हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है और ये गुजरात है। अगर हम यूपी की बात करेंगे तो 13 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से। राजस्थान के 10 जिले टच करते हैं राजस्थान से। गुजरात के 2 जिले टच करते हैं। महाराष्ट्र के जो हैं 9 जिले टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले टच करते हैं। छत्तीसगढ़ में अपने जिले टच करते हैं। तो अगर हम उन जिलों की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मुरैना, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं, तो पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो मुरैना है, तो मुरैना उत्तर प्रदेश में भी टच करता है और राजस्थान में भी टच करता है, तो एक मुरैना हो गया। सिंगरौली, सिंगरौली जो है छत्तीसगढ़ में भी टच करता है और उत्तर प्रदेश में भी टच करता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ में भी टच करता है, महाराष्ट्र में भी टच करता है। और अलीराजपुर, अलीराजपुर जो है गुजरात में भी टच करता है, महाराष्ट्र में भी टच करता है। और जो झाबुआ है वो राजस्थान में भी टच करता है और गुजरात में टच करता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जिले ये हैं। और एक है शिवपुरी, शिवपुरी जो है हमारे ये राजस्थान है और ये उत्तर प्रदेश है। 6 जिले जो हैं 2 राज्यों की सीमा से टच होते हैं। मैं अभी लिखा दूंगा, पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से जिले हैं ऐसे। तो एक जिला ये है हमारा मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, 5वां अशोकनगर, 6वां सागर, 7वां टीकमगढ़, 8वां निवाड़ी, 9वां छतरपुर, पन्ना 10वां, सतना 11वां, रीवा 12वां और सिंगरौली 13वां। आपको समझ में आ रहा होगा। तो 13 जिले उत्तर प्रदेश राज्य से हमारे जिले टच करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1 सिंगरौली, सीधी ये दूसरा जिला, तीसरा शहडोल, अनूपपुर, चौथा 5वां डिंडोरी, 6वां मंडला और 7वां बालाघाट। तो 7 जिले छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया हूँ। महाराष्ट्र 9 जिले, तो अलीराजपुर जैसे कि मैंने बताया था महाराष्ट्र में टच करता है। तो अलीराजपुर 1, बड़वानी 2, बुरहानपुर 3 और बुरहानपुर 3 हो गया, खंडवा और ये खरगोन 4 5, बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, सिवनी 8 और बालाघाट 9। तो 9 जिले जो हैं महाराष्ट्र में टच करते हैं। और अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले गुजरात में टच करते हैं। राजस्थान में रतलाम 1, मंदसौर 2, नीमच 3, आगरमालवा राजगढ़ 5, गुना 6, शिवपुरी 7 और शिवपुर 8, मुरैना 9 और ये झाबुआ 10। रतलाम से मैंने शुरू किया था, झाबुआ 10। तो ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश से 13 जिले करते हैं, राजस्थान से 10 जिले, गुजरात से 2 जिले और महाराष्ट्र से 9 जिले और छत्तीसगढ़ से 7 जिले। आप जब मैप बनाना सीख लेंगे, मैप आना जरूरी है, आप भी प्रैक्टिस करिए
तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मैंने लिख ही दिया है जैसे के हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि उन राज्यों के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको ये गिन के बता दी है जो मध्य प्रदेश के जिले हैं जो टच होते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऐसे 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हमारे मध्य प्रदेश में टच होते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आगरा, इटावा, उरई और ये जिला जालौन है। तो मैं उरई जिला है, जालौन क्षेत्र है। अगर ये बात करें तो ललितपुर, तो 3 ललितपुर, झांसी और महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये सिंगरौली तक आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले आ गए। आगरा, इटावा, उरई, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। वर्तमान का प्रयागराज है, पूर्व का इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये जो है 12 जिले हैं, 12 जिले उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से टच होते हैं। ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये सिंगरौली है, तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, इसे हम बैकुंठपुर के नाम से भी जानते हैं। ये कोरिया वही है जब हमारे यहाँ अभी जो चीते आए हैं श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में, तो हमारे यहाँ जो चीते हैं विलुप्त जो घोषित किए गए थे 1952 में किए गए थे। तो 1947 में लगभग हमारे यहाँ 5 साल पहले ये कोरिया के ही राजा थे रामानुज प्रताप सिंह। 3 चीते आखिरी बचे थे, वो इन्होंने ही समाप्त कर दिए थे, कोरिया के राजा थे। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी है। ये वही कोरिया है, हमारा बॉर्डर है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जिसे बैकुंठपुर के नाम से जानते हैं। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, जो 1972 में ये जिला बना था। तो 7 छत्तीसगढ़ के जिले जो हैं अपने मध्य प्रदेश की सीमा से टच होते हैं और 7 ही मध्य प्रदेश के हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से टच होते हैं। ये जानकारी है। महाराष्ट्र के 9 जिले जो हैं अपने जो 9 जिले हैं महाराष्ट्र में टच होते हैं, और महाराष्ट्र के कितने होते हैं? 8 जिले। उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया, ये बालाघाट का इधर आ जाता है, छिंदवाड़ा नागपुर में आ जाता है। तो 3, 3, 6 और 2, 8 जिले ये हैं। और ये झाबुआ है, ये अलीराजपुर है। गुजरात के कौन से 2 जिले आते हैं? तो दाहोद और छोटा उदयपुर, ये गुजरात के ज़िले आते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ के 10 ज़िले जो राजस्थान में जाते हैं, और 10 ही ज़िले राजस्थान के मध्य प्रदेश में आते हैं और 10 मध्य प्रदेश के राजस्थान में जाते हैं। तो राजस्थान की हम बात करेंगे। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, ये आगरमालवा राजगढ़ की बॉर्डर है, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मध्य प्रदेश के हो गए। तो ये ज़िले हैं, सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दे दी है, ये पता होना चाहिए, आप लिख लेना। तो ये ऑफिशियल डेटा ही है, आप इसकी चिंता ना करें। तो ये मैंने पूरी आपको जानकारी दी, ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो सारी जानकारी मैंने आपको लगभग दे दी है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा अंतर्वर्ती जिले की। अंतर्वर्ती जिले वो जिले जो सीमा से टच नहीं होते हैं, अंदर के जिले। तो अब हम उन पर बात करेंगे। तो इन पर अभी हमने बात कर ली है। तो अंदर के जिले जो कि हमने बाहर की बात कर ली है, तो ग्वालियर एक, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया और ये दमोह। तो एक और ये शाजापुर भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 ज़िले हैं जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं। इन पर भी हमने चर्चा करी। तो ये मैं आपको बता दूं, अंतर्वर्ती है, अंदर के ज़िले हैं, अंतर्वर्ती ज़िले हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम जो रोज़ एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जैसे आज मध्य प्रदेश हो गया, कल हम फिर इतिहास पर चर्चा करेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे सब्जेक्ट को चालू करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, और भी क्या आपको मुझसे उम्मीदें हैं तो आप वो बताइए। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन आप दबा लें और शेयर करें इसको। थैंक यू।